मेरी वर्तमान आयु का 3/5 कितना बोला गया है? 3/5 मेरी वर्तमान आयु का 3/5 उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5वां छठा। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है मेरी 10 साल पहले आयु जो थी वह उनकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी। ठीक, यहाँ पर बोला गया है कि मेरी वर्तमान आयु क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि एक है आपका मेरा को लिख देते हैं यहाँ पर माई, एक है आपका कजन ब्रदर यानी कि उसे लिख देते हैं हम ब्रदर लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है मेरी आयु का 3/5 यानी कि एम का 3/5 उतना ही है यानी कि बराबर है कितना? कजन की आयु का 5वां छठा यानी कि ब्रदर की आयु का 5वां छठा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें इनका रेशियो मिल जाएगा। रेशियो क्या होगा? यदि हम बोलें m/b इज इक्वल टू ये है आपका 5/6 और ये आपका इंटू में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा 3/5। अब कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। ठीक, यानी कि एम और ब्रदर यानी माई और माई ब्रदर का जो रेशियो बना वो कितना बना आपका? 25x रेशियो 18x। ठीक, ये इनका रेशियो बन चुका है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर बात की जाए तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ तक था आपका इतना हिस्सा। ठीक, अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? मेरी 10 साल पहले की आयु यानी कि माई जो है माई की 10 साल पहले की आयु, 10 साल पहले की आयु और ये क्या है? वर्तमान आयु यानी कि 10 साल पहले कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी 25x माइनस 10 यही हो जाएगी। तो मेरी 10 साल पहले की आयु उनकी आज से यानी कि वर्तमान आयु से 4 साल बाद की आयु, 4 साल बाद की आयु यानी कि वर्तमान कितनी है? 18x 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद की आयु, 4 साल बाद का मतलब क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। 4 साल बाद की आयु होगी यानी कि ये भी क्या है? बराबर है। ठीक, ये किसकी है? ब्रदर की। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों जो बराबर हैं, अब ऐसे कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर है आपका 25x, यहाँ पर है आपका 18x यानी कि 2 और 5 7 यानी कि 7x हो जाएगा। यहाँ पर है आपका 4, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर ये 10 है, ये इधर जाकर प्लस में हो जाएगा तो ये टोटल हो जाएगा आपका 14। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2 आ गई। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। पूछा गया था कि मेरी वर्तमान आयु कितनी होगी, तो देखिए वर्तमान आयु का रेशियो कितना है? 25x। ठीक, तो 25 में हमें x से इंटू करना है और x की वैल्यू कितनी है? 2 यानी कि 25 दूनी 50 यानी कि 50 वर्ष हो जाएगी। आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक, और यदि पूछा जाता कि ब्रदर की कितनी हो जाती, तो ब्रदर की हो जाती x की वैल्यू है 2 और यहाँ पर कितना है? 18, तो यहाँ पर हो जाती है आपकी 18 दूनी 36 वर्ष। कितनी हो जाती? 36। ठीक, तो अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है किसी कक्षा में 9 छात्र, कितने हैं? 9 छात्र हैं और कुछ छात्राएं हैं। कुछ छात्राएं हैं, ये नहीं पता कि छात्राएं कितनी है, लेकिन कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है। ठीक, और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत कितना है? 14 है। यदि सभी छात्रों के यानी कि छात्र और छात्राएं दोनों मिलाकर यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 31.1 है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो आपको अच्छे से पता है कि जब कभी भी 2 लोग दिए गए हैं और 2 लोगों का रेशियो दिया गया है और उसके साथ साथ उनका कुल रेशियो भी दिया गया है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि एलिगेशन विधि लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम बोले कि एक है आपका छात्र यानी कि हम बोल देते हैं कि बॉयज़ और एक है आपका गर्ल्स। ठीक, छात्रों के प्राप्तांकों का औसत कितना है? 12। यहाँ पर हमने बोला कितना है? 12।
छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत कितना है 14, तो यहाँ पर हमने बोल दिया 14 है। ठीक, अब कुल का कितना है तो 13.1 है, तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि 13.1। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इससे यहाँ पर ऐसे माइनस करना होगा, यहाँ पर आ जाएगा, इससे हमें ऐसे माइनस करना होगा या यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.9 आ जाएगा ये, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम पॉइंट्स को हटा देते हैं तो यहाँ पर कितना बन जाता है आपका 9:11। ठीक, कितना बन जाता है 9:11। इनका ये रेशियो हो गया। बॉयज़ का रेशियो कितना है 9 है, गर्ल्स का रेशियो कितना है 11 है। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम बात करें, उसने पूछा था कुल छात्रों की संख्या कितनी थी। अब यहाँ पर यदि हम कुल की बात करें तो देखिए गर्ल्स और बॉयज़ इनका टोटल कितना हो रहा है 11 और 9 टोटल 20 हो रहा है। ठीक, कितना हो रहा है टोटल 20 रेशियो हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर दिया गया था किसी कक्षा में 9 छात्र हैं, यानी कि यहाँ पर बॉयज़ का रेशियो कितना है 9, यानी कि 9x की वैल्यू कितनी है आपकी 9 दी गई है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। ठीक, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर 20x की वैल्यू कितनी है, तो हम क्या करेंगे 20 में x से इंटू कर देंगे, और x का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा हमारा 20। तो यहाँ पर 20 कहाँ पर है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, उपरोक्त वृत्त में चाप AB को स्पर्श रेखा E से D बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि AB की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ बोला गया है और DE की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, तो BD की लंबाई कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, ये जो आपका B से लेकर D तक है, इसकी लंबाई हमसे यहाँ पर पूछी गई है। A से लेकर B तक की लंबाई दी गई है 12, A से लेकर B तक की 12 लंबाई दी गई है, और इसके बाद D से लेकर E तक की जो लंबाई दी गई है वह आपकी दी गई है 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपको अच्छे से पता ही होगा। देखिए यहाँ पर B से लेकर D तक जो है, इसे हम यहाँ पर x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि ED का स्क्वायर, जैसे कि हम बोलें ED का स्क्वायर बराबर होगा AD गुणा BD के, AD गुणा BD के। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे कि ED जो है ये कितना है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 2 64। ठीक, कितना हो गया 64। AD कितना हो जाएगा, तो A से लेकर D तक कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपका 12 है, और यहाँ से यहाँ तक हमने माना x, तो ये कितना हो जाएगा 12 + x, कितना हो जाएगा 12 + x। ठीक, इतना बन जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए BD कितना है, तो BD है यहाँ पर हमने x माना है। कितना माना है, x माना है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो जब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि आपकी कौन सी कैलकुलेशन बनेगी, और उसमें आपका थोड़ा टाइम भी लग जाता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी कि देखिए ये 64 जो है यह बराबर है इस कैलकुलेशन के, ये जो कैलकुलेशन है यह 64 के बराबर है, यानी कि इस कैलकुलेशन को यदि हम सॉल्व करें तो यहाँ पर 64 ही हमारा बनेगा। तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि x की वैल्यू रखनी है, तो और यहाँ पर ही आप देखोगे तो यहाँ पर कोई ना कोई x की वैल्यू होगी। यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 4 मान लें, क्या मान लें 4 मान लें, तो यहाँ पर देखिए 12 और 4 कितना हो जाता है, तो 12 और 4 हो जाता है 16, और 16 का यदि हम 4 में गुणा करते हैं तो 16 चौक बनता है आपका 64 बन जाता है। तो यहाँ पर भी आपका 64 है और यहाँ पर भी आपका 64 है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक, और वैसे यदि यहाँ पर कैलकुलेशन की बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि कैलकुलेशन क्या बनने वाली है। यहाँ पर हो जाएगा आपका देखिए x स्क्वायर प्लस 12x और यहाँ पर है आपका 64, यहाँ पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर, यहाँ पर ये आपका प्लस का 12x और ये आपका इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 64, तो यहाँ पर 0 मान लेंगे। ठीक, इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना होता यदि आप इस कैलकुलेशन पर जाते। यदि आप इस कैलकुलेशन पर नहीं जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 रुपये
और 15,000 रुपये के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने, देखिए क्या बोला गया है, अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? पहले 12 महीने यानी कि 1 साल का जो निवेश है, इसका जो लाभ है वह दोनों में किस अनुपात में बांटना चाहिए, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब ध्यान से समझिए। एक है आपका कौन, उमर, कौन है, उमर है, और एक कौन है, अविनाश। ठीक, उमर ने कितने रुपए जमा किए, 10,000 रुपये। अविनाश ने कितने रुपए जमा किए, 15,000 रुपये। यदि हम यहाँ पर लाभ की बात करें तो लाभ कितने का हुआ, तो यहाँ पर इसका जो धन बनेगा वह कितने समय के लिए बनेगा, तो वह बनेगा आपका 12 महीने के लिए, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि उमर जो है उसने टोटल जो अपनी राशि थी वह पूरे 12 महीने के लिए यानी कि 1 साल के लिए लगाई थी, तो इसने टोटल 12 महीने के लिए लगाई थी। ठीक, तो यहाँ पर इसका लाभ क्या होगा, 12 महीने के लिए होगा। और इसका लाभ जो होगा, जो अविनाश जो है इसका कहाँ तक रहेगा, सिर्फ 8 महीने तक रहेगा। कब तक रहेगा, 8 महीने तक, क्योंकि सिर्फ इसने 8 महीने बाद 8 महीने तक ही रखा था, उसके बाद उसने अपना पैसा वापस ले लिया, तो यानी कि इसका जो लाभ था वह 8 महीने तक ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर इसका रेशियो बना दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 12 दूनी 24 और 8 तिया 24, यानी कि रेशियो जो रहा वो क्या रहा, 1:1, यानी कि 1:1, यानी कि दोनों का रेशियो जो है लाभ का वो आपका क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, नीचे दी गई भिन्नों में से किसी में 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाता है। क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ठीक, तो देखिए या तो आप ये कर सकते हो कि ये जो आपके ऑप्शंस हैं इनमें से किसी को भी जोड़कर देखो, और जोड़कर देखने पर यदि 1 बनता है तो भाई आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि यदि हम x में 5/8 जोड़ दें तो हमारा 1 बन जाएगा। यदि हम x में 5/8 जोड़ देते हैं तो हमारा 1 बन जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर है आपका 1 और ये आपका प्लस में है, तो इधर जाकर के इसमें हो जाएगा माइनस में 5/8। ठीक, 8 1 हम 8 और यानी कि 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3/8। तो 3/8 हमारा यहाँ पर आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारा देखिए 3/8 यहाँ पर हमारा आंसर नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए नंबरिंग क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से होती है। या देखिए फर्स्ट से यानी 1 से किसी भी संख्या में यदि हम इंटू करते हैं तो हमारा सिर्फ वही संख्या बन जाती है, तो हमेशा इसको तो हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। इसके बाद बचता है हमारा 2 से इंटू कीजिए ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या में, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 6/16। यदि हमारा आंसर इसमें ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं होगा तो हम फिर 3 से इंटू करके देखेंगे। देखते हैं 6/16 है तो 6/16 यहाँ पर दिख रहा है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 से इंटू करने पर हमारा आंसर नहीं आता तो हम यहाँ पर 3 से इंटू करते, यदि 3 से इंटू करने पर आंसर नहीं आता तो हम 4 से इंटू करते। ठीक, इस प्रकार से हम चेक करते। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है, 1600 रुपये की राशि पर 6 साल की अवधि, कितना बोला गया है, 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। यहाँ पर हमसे ब्याज पूछा गया है। ठीक, ब्याज यहाँ पर हमसे पूछा गया है। रुपए कितने हैं आपके, 1600 रुपये। ठीक, तो यहाँ पर देखिए या तो आप इस प्रकार से करते हो, SI बराबर P गुणा R गुणा T अपॉन 100, या तो आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो यानी कि 1 साल के लिए ब्याज कितना है 5%, तो 6 साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा 5 6 30, यानी कि R जो है कितना हो जाएगा 30%। देखिए 1 साल के लिए जो ब्याज है वो कितना है 5%,
तो हमने बोला कि 6 साल के लिए कितना हो जाएगा, तो 6 पंजे 30 यानी कि 30% हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि आपसे देखिए, यदि आपको सिर्फ ब्याज निकालना है, क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, तो आप क्या करोगे, 1600 रुपये में 30% लगा दोगे और जो भी आपका ब्याज होगा वो आपका निकल कर आ जाएगा। और यदि यहाँ पर आपको ब्याज की जगह पर मिश्रधन पूछ लिया जाता तब आप क्या करते, तब मिश्रधन निकालने के लिए आपको क्या करना होता कि 1600 रुपये जो होते उसमें आप क्या करते, यदि आपका ये 30% है तो 30% को 100 में ऐड कर देते, क्योंकि हमेशा ही मूलधन जो होता है वह आपका अपने आप में 100% होता है, तो 100% वह ऐड हो जाता और साथ ही साथ ब्याज भी ऐड हो जाती। तो यहाँ पर हम क्या कर देते 130%। यहाँ पर आपका मिश्रधन निकल आता और यहाँ पर आपका ब्याज निकल आएगी। ठीक, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 16 तिया 48 यानी कि 480 रुपये ब्याज बन रही है। कितनी बन रही है, 480 रुपये। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए हमारी ये छोटी सी बोर्ड मास की एक कैलकुलेशन दी गई है। इसमें हमें क्या करना है, तो आपको अच्छे से पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड होगा, उसके बाद इनटू होगा, उसके बाद आपका प्लस माइनस जो भी है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये ब्रैकेटों को सॉल्व करना होगा। यदि हम ब्रैकेटों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा बनता है माइनस का 1/4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका -45 और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 96 डिवाइड बाय माइनस का 32 है। ठीक, तो माइनस का 32 हम क्या करते हैं, इसके नीचे ले लेते हैं, माइनस का 32। ठीक, ये हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 होता है, यानी कि 32 से ये 3 बार चला जाएगा। ठीक, कंफर्म है इतना, यानी कि यहाँ पर हमारा कितना बन जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा। कितना बन गया, माइनस का 3। अब माइनस का 3 ये है, माइनस का 3 ये है और माइनस का 45 ये है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका टोटल, माइनस का 1/4 इंटू ये हो जाएगा आपका 48। ये किसका हो जाएगा, आपका माइनस का। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे माइनस माइनस। ठीक, अच्छे से पता ही होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए 4 से इसे काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 12 जो होगा वह हमारा प्लस वाला आंसर होगा। ठीक, यहाँ पर ये माइनस वाला है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा प्लस वाला है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक होती है आपकी परिमेय, क्या होती है, परिमेय, जिसे हम P/Q के रूप में रख सकते हैं। एक होती है आपकी अपरिमेय, अपरिमेय को P/Q के रूप में आप नहीं रख सकते। ठीक, P/Q के रूप में आप नहीं रख सकते अपरिमेय को। यदि हम परिमेय की बात करें तो वह संख्या, जैसे कि हम बोले हैं कि देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ये पाई पर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि पाई जो है वह एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो आप बोलोगे कि पाई जो है वह आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि 22/7 जो होता है वह आपका परिमेय होता है। पाई जो होता है वह तो आपका अपरिमेय होता है, लेकिन पाई का मान जो होता है वह आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक, अब इसी प्रकार से यदि हम रूट की बात करें तो देखिए, यदि हम यहाँ पर बोलें कि रूट में से जो संख्या, ध्यान समझ लीजिएगा, रूट में से जो संख्या बाहर निकल सकती है वह तो आपकी एक परिमेय संख्या कहलाएगी, और जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकल सकती वह आपकी अपरिमेय कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देखें, जैसे कि हमने बोल दिया यहाँ पर क्या है, आपका 9 है, रूट के अंदर क्या है, 9 है, तो ये आपका बाहर निकल सकता है। तो आप बोलोगे सर ये क्या होता है कि 3 का स्क्वायर होता है। तो ये यदि 3 का स्क्वायर होता है और यहाँ पर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 3/1, यानी कि 1 का हम इसमें इंटू करेंगे तो हमारा 3 ही बन जाएगा, यानी कि 3/1 लिख सकते हैं। तो यानी कि ये क्या हो गया, आपका P/Q के रूप में हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। अब इसी प्रकार से हम देखें, यदि हमने बोला यहाँ पर हम बोल दें 3√27, क्या ये एक परिमेय संख्या है, तो आप बोलोगे कि सर ये क्या होता है, यानी कि 3 रूट का मतलब होता है कि 3 के जोड़े में एक नंबर बाहर आना चाहिए। 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं हम 3 तिया 9 और 9 तिया
27। यानी कि 3 के जोड़े में एक संख्या बाहर यदि हमारी आ रही है तो वो क्या है 3। यानी कि 3 का जो क्यू होता है वह आपका 27 होता है। यानी कि हमारा कितना निकल कर आएगा 3, और 3 के नीचे हम 1 रख सकते हैं, यानी कि ये कितना आ जाएगा 3। तो यानी कि ये जो होता है 3√27, ये भी आपका क्या होगा एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन अपरिमेय की बात करें, यदि हमने यहाँ पर रख दिया √3, तो ये यदि यहाँ से हम बाहर निकाल सकते हैं तो ये आपका परिमेय होगा, यदि नहीं निकाल सकते तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय। अब यहाँ पर देखिए √3 को हम बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते तो ये आपका √3 ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। ठीक, अब इसके बाद इसी प्रकार से हम यहाँ पर बोल दें 3√2। क्या हम इसको बाहर निकाल सकते हैं 3 के पेयर में? नहीं निकाल सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। ठीक, अब यहाँ पर हम इसी प्रकार से चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमने ए ऑप्शन को उठाया, ए ऑप्शन क्या है आपका √64, यानी कि यहाँ पर रूट से पहले कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है 2 के पेयर में एक बाहर आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये 8 का स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पर 8 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है हमारा बी, इसे चेक करते हैं। यहाँ पर बोला गया है 3√64। अब यहाँ पर देखिए तो ये 64 जो होता है वह आपका 4 का क्यूब होता है, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं रूट के अंदर 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, यानी कि ये 4 का क्या होता है क्यूब होता है, यानी कि 4 यहाँ से बाहर निकल कर आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, इसे भी कैंसिल कर देते हैं। इसका नेक्स्ट है आपका 3√8। 3√8 है, सी ऑप्शन है आपका 3√8। क्या हम 8 को 2 के पेयर में बाहर निकाल सकते हैं? तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 8 जो होता है वह क्या होता है 2 का क्यूब होता है, यानी कि 2 हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसे भी कैंसिल कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। अब इसको हम चेक करें, जैसे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि √8 जो है वह क्या आपका एक परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा। तो हम इसे देखें तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 2 के पेयर में बाहर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये जो आपका 2 है ये आपका अंदर ही रह जाएगा। तो का आंसर कितना आएगा 2√2। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका एक अपरिमेय संख्या। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा, तो सही आंसर है हमारा डी।